हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। हमने कल वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ का अध्ययन शुरू किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भूमि के बारे में हमने कल पढ़ा था। उसके बाद जन और संस्कृति दो अंग रह जाते हैं जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो जन में देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग हो गया भूमि और दूसरा है जल या लोक। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब हम भूमि से अपनी माता जैसा संबंध रखेंगे और उसके पुत्र होने का एहसास करेंगे, तभी जो है हम सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता की जड़ों से जुड़ पाएंगे। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण का स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते हैं। जहाँ ये भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, अर्थात उसमें भाव नहीं होता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथ्वीभ्य, नमो मात्रे पृथिव्य। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। अर्थात जब माता और पुत्र जैसा व्यवहार होगा, उसको हम माता जैसा मानेंगे, तो हमारा आदर जो है वो स्वयं उसके प्रति उत्पन्न होगा। ये प्रणाम भावी भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ व्यक्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र के चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र के माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपने संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी पहले ध्यान देना चाहिए। साधारण अर्थों में सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो बच्चे अपने माँ के प्रति कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते हैं या कर्तव्यों को नहीं जानते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले अधिकार, चाहे वो किसी रूप में हो, धन के रूप में और संपत्ति के रूप में, तो वो भी उसके अधिकारी नहीं होते हैं। उसी तरह अगर हम पृथ्वी के प्रति अपने उनके कर्तव्यों को नहीं ध्यान में रखेंगे और उनको नहीं करेंगे, तो उसके जरिए जो हमें प्राप्त होती हैं सुविधाएं या जो संपत्तियां, तो उनके भी हम अधिकारी वास्तव में नहीं है। माता अपने सपुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले, और फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। अर्थात आपस में प्रेम होना, चाहे वो किसी भी तरह के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के मानव हो, उनमें सौहार्द भाव होना बहुत जरूरी है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। अर्थात पृथ्वी किसी के लिए बहुत ज्यादा या किसी के लिए बहुत कम ऐसा नहीं देती है, वो सबको समान रूप से देती है। जो भी देती है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर का एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास होता है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र के जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक वर्ग को हम छोड़ दें और उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएं, तो उससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास नहीं होता है। इसके लिए सबको साथ लेकर जो है वो चलना अनिवार्य है। जन का प्रभाव अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन की तादाद प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य काल प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राज्य के निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। हमारा जीवन कैसा है? एक नदी के प्रवाह जैसा है, जो निरंतर चलता रहता है और उसे अपने कर्मों के द्वारा, जैसे नदी के किनारे पर सुंदर घाट बना दिए जाते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्मों के द्वारा जो है इसको सुंदर बनाना है। फिर तीसरा अंग होता है इसका संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। मनुष्यों के युगों के जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंद मात्र है, केवल शरीर है उसमें। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन का बिटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष है और उसका फूल जो है वो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन की जीवन के सौंदर्य और यह अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही समग्र संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य विभाग से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे से के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जैसे वन में प्रत्येक तरह की अलग अलग तरह की वृक्ष होते हैं, लताएं होती है, आपस में रहते हैं, वैसे ही यहाँ संस्कृतियां मिलकर रहती हैं। जिस प्रकार जल में अनेक प्रवाह नदियों के रूप में समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। मिलकर आपस में रहना ही हमारे लिए सुखद हो सकता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाहर रूप में दृष्टि से संस्कृति का ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, परंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति सहृदय है और प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार ही उदार भावना के विविध जनों में बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है। हमें हर संस्कृति के प्रति उदार भाव रखना चाहिए। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों के चरित्र और धर्म, ज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, बराबर वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अर्थात भविष्य काल और भूतकाल एक दूसरे के लिए बाधक नहीं है, बल्कि प्रगति में जहाँ आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे अच्छे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम आगे नीचे डाल देंगे, आप उनको करना है। नमस्कार।